नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपका एडुहट्टा पे स्वागत करता हूं। आज भारत का भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लेक्चर 1 होगा भारत की स्थिति और विस्तार, जिसको हम मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भूगोल शब्द है, उस भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी किताब में इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ही जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जिससे जियोग्राफी निकल के आती है। जियोग्राफी का ही मतलब होता है भूगोल। ठीक है। तो हमारे देश का नाम अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। हमारे देश में बहुत से विदेशी आए, आर्य आए, यूनानी आए, ईरानी आए, मुस्लिम आए, जिन्होंने हमारे देश का नाम अलग अलग दिया। हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया रहा। ऐसे कर कर के हमारे देश का नाम अलग अलग समय में अलग रहा, जो कि आज भारत है। आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं और देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांशीय रेखाएं। तो हमने माना कि ये पृथ्वी है, इसका एक गोल रूप ले लिया, इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। इस काल्पनिक रेखाओं से पृथ्वी को क्षैतिज एक मध्य भाग में बांटा गया, जिसमें एक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई। इसे 0 डिग्री का नाम लिया गया, जो कि भूमध्य रेखा कहलाई। इसी तरह से ऊपर बढ़ते हुए और नीचे बढ़ते हुए क्रम में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ऊपर बढ़ते हुए क्रम में 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा खींची गई उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई उसे मकर रेखा कहते हैं। हमारा जो भारत है उसकी स्थिति कर्क रेखा पर पड़ती है, और हमारे भारत के मध्य से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। तो इतना हमने जाना अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। अब हम जानते हैं देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं। जिस तरह से अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी को क्षैतिज रूप से काट कर काल्पनिक रेखा बनाई गई हैं, उसी तरह देशांतरी रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जो कि समय के लिए बनाई गई हैं। इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो इंग्लैंड के टाइम यानी कि ग्रीनविच टाइम को दर्शाती हैं, और हमारा देश जो कि 5.5 घंटा जीएमटी मतलब ग्रीन मीन टाइम से आगे है, ये हमारे देश का मानक समय कहलाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। और हम अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो देखिए, हमारे भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। और हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। ये तो हमारी भूमि का विस्तार हो गया। अब जो द्वीप समूह अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, अगर हम उसको भी ले लें तो उसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी जो वैल्यू है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। तो इस संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब हम देखेंगे कि भारत की सीमा का विस्तार क्या है। तो अगर हम उत्तर से, अगर ऊपर की ओर उत्तर से जाते हैं और दक्षिण की ओर जाते हैं, तो हमारा जो विस्तार है वो 3224 किलोमीटर का है। और यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो उसकी कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। और यदि हम स्थल सीमा की लंबाई नापते हैं, जो कि अगर आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारी सीमा को साथ लेते हुए यदि हम
लंबाई नाप रहे हैं तो कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश है वो बांग्लादेश है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। हमारी तटीय सीमा की जो लंबाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो तट की सीमा है, जो चारों तरफ तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसमें लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप द्वीप समूह जोड़कर है, जिसकी तटीय लंबाई अगर हम जोड़ें तो 7516.5 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई अगर अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को अगर हम छोड़ दें तो 6100 किलोमीटर होती है। हमारे भारत का अगर कुल क्षेत्रफल देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारा भारत का सीमा का विस्तार हो गया। आगे हम बढ़ते हैं कि विश्व में भारत का क्या स्थान है। अगर हम जनसंख्या के अनुसार देखते हैं, जो कि जनसंख्या हमारे यहाँ जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार है, क्योंकि अभी जो नई गणना आई है उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। उसके अनुसार हमारा जो देश भारत है उसकी जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान है, जो कि कुल जनसंख्या का 17.5% है। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 7वें नंबर पे है, जिसमें पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। और ये भारत देश जो है वो कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत के मुख्य बिंदु। इसमें हम देखते हैं कि भारत के जो मुख्य बिंदु हैं, जिससे ये तय होता है कि भारत का जो अंतिम छोर है हर दिशा में क्या है। अगर हम दक्षिण दिशा में जाएं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, वो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो 6 डिग्री 8 मिनट पे है। और यही अगर हम उत्तरी सीमा में जाएं, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यदि हम पूर्व की ओर जाते हैं, जो कि किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। और जो हमारा पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोती, जो कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में पड़ता है। अगर हमारी मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाए तो ये कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है, जिसे हम कैप कोमोरियन भी कहते हैं, कैप कोमेरियन भी कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे पड़ता है। तो ये हमने अपने भारत के 4 मुख्य बिंदु पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत मानक समय। जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी को अगर ऊर्ध्वाधर रेखा में काल्पनिक रेखाओं में बांटा जाए वो देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं। और हमारा जो भारत पड़ता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में पड़ता है, इसीलिए इसे भारत का मानक समय कहला जाता है। ये भारत का मानक समय कहलाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब यदि इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं उस समय भारत का जो समय होगा वो 5:30 बज रहा होगा। तो भारत मानक समय आपको क्या याद करना है कि ये 82.5 डिग्री है। और ये कहाँ से गुजरता है? तो ये नैनी इलाहाबाद से गुजरता है। आगे हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। तो जैसे कि हमने देखा कि पृथ्वी को क्षैतिज रेखा में विभाजन करने पर ऊपर जो पड़ता है भूमध्य रेखा की, वो कर्क रेखा है, और जो इसके नीचे दक्षिण में पड़ता है वो मकर रेखा है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है
इसे 23.5 डिग्री पर स्थित है। 23.5 डिग्री कह सकते हैं या 23 डिग्री 30 मिनट कह सकते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है और कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो हम इसको याद करेंगे कि पहले गुजरात में पड़ती है, दूसरा राजस्थान में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा छत्तीसगढ़ में, पांचवा झारखंड में, छठा पश्चिम बंगाल में, सातवां त्रिपुरा में और आठवां मिजोरम में। तो ये कर्क रेखा का सीक्वेंस है, इसे आप याद कर लीजिए। पहले गुजरात में और दूसरा राजस्थान में। देखिए इसका सीक्वेंस मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस से कभी कभी पूछ लेता है कि इनको क्रमानुसार बताइए कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो भारत में 15,106 किलोमीटर की भूमि सीमाएं हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों के सहित 18 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे हम देख रहे हैं ये भारत के नक्शे में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से होते होते ये हमारी भूमि सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ये 18 राज्यों कुल मिला के केंद्र शासित के साथ साथ 18 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी जो कुल लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, देखिए पहले हम यहाँ से देख लेते हैं अगर आप, तो ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। अगर हम ये जल सीमा साझा करने वाले देश देखें तो ये देखिए ये श्रीलंका है। ये भारत की जो जलीय सीमा है ये काफ़ी लंबी होती है, इस वजह से ये मालदीव और इंडोनेशिया के साथ भी समुद्री सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत अफगानिस्तान सीमा। देखिए हमारे जो भारत है वो अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और ये सीमावर्ती राज्य जो हैं इसके लद्दाख हैं। अब 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई एक रेखा थी जिसे हम कहते हैं डुरंड लाइन। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं काफ़ी डार्क में कर दे रहा हूँ। ये जो रेखा है ये डुरंड लाइन है जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, लेकिन इस समय यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने के कारण अब ये पूरी रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा। देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब ये जो भारत है और भारत से देखिए अगर हम ये रेखा बना रहे हैं राजस्थान गुजरात होते होते, ये जो सीमा है ये पूरी सीमा साझा करता है ये पाकिस्तान के साथ है, तो जिसकी लंबाई 3,310 किलोमीटर है। और इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं ये देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। और आपको ये देखिए एक चीज़ और हम बता दें कि देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा लेके और लद्दाख का कुछ हिस्सा लेके यहाँ पे एक रेखा खींची गई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LOC।
जो ये बॉर्डर निर्धारित करती है कि इसके बाद की जो सीमा है वही POK अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाती है। और इधर ही हम देख लेते हैं एक रेखा है LAC जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो अक्साई चीन और भारत के बीच की रेखा है। आगे हम बढ़ते हैं कि भारत और चीन की सीमा। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है और इसके सीमावर्ती राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अक्साई चीन के बारे में बता दिया कि जो कुछ हिस्सा जो है लद्दाख का, ये चाइना ने इंडो चाइना वॉर में कब्जा कर लिया था, ठीक है। और जो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा था, ये 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। आगे हम बढ़ते हैं कि भारत नेपाल सीमा। देखिए भारत और नेपाल सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर है और इसके सीमावर्ती राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भारत नेपाल की सीमा है। अब देखेंगे भारत भूटान की सीमा 578 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। आगे बढ़ते हैं भारत बांग्लादेश सीमा। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश किसके साथ करता है, ये हो गया पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये त्रिपुरा यहाँ है, ये मिजोरम ये है, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं भारत और श्रीलंका की सीमा। देखिए भारत और श्रीलंका की जो सीमा है वह जलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा ना होकर ये जलीय सीमा है। तो इसको जलीय सीमा को पार करने के लिए ये जो पाक की खाड़ी, जिसे पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, ये इन्हीं दो खाड़ियों और की वजह से समुद्र का एक संकीर्ण चैनल है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। आप एग्जाम में देखिए अक्सर ये पूछ लेता है कि पाक जल डमरू भारत को किससे अलग करता है, तो लोग अक्सर टिक मार देते हैं कि पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ना होके श्रीलंका से अलग करता है। और इसे याद कर लीजिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका का विभाजन बिंदु है। अब हम देखते हैं भारत के कुछ समुद्र तटीय राज्य। तो देखिए जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि सबसे एग्जाम में ये याद कर लीजिए कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि भारत का सबसे अधिक सीमा साझा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे गुजरात, और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। और गुजरात के कभी कभी तो एरिया भी पूछ लेता है कितनी लंबाई है, तो आप कहेंगे 1663 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, ये हो गया पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, मान लीजिए चौथा गोवा हो गया, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। ये जो पूरा एरिया है ये समुद्र तटीय सीमा राज्य है, ठीक है। इनकी गिनती 9 है। आगे बढ़ते हैं भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित राज्य। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी देखिए आपके 3 राज्य में पड़ता है, यहाँ भी पांडिचेरी है,
ठीक है। तो एक हो गया आपका ये समुद्र के किनारे के राज्य हैं, आप देख सकते हैं पौंडीचेरी। दूसरा हो गया लक्षद्वीप देख रहे हैं। तीसरा हो गया आपका ये दमन द्वीप, और चौथा हो गया ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप। ये भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित राज्य हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ जल संधियां हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे हैं कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और श्रीलंका और पाक जल संधि भारत श्रीलंका तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीप से अलग करता है। और कोको जल संधि कोको द्वीप म्यांमार लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। देखिए आप ये चैनल जो आप जान रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, ये अक्षांशीय रेखाओं के बारे में जो बताया था, ये वही अक्षांशीय रेखाएं हैं। और वो एक अक्षांशीय रेखा अलग करने का मतलब ये है कि इसकी जो इस अक्षांशीय रेखा पे पड़ने पर इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में क्या पड़ता है। 8 डिग्री चैनल का मतलब है कि इसके दक्षिण में मालदीव है और उत्तर में मिनिकॉय। इसी तरह से आप देख लीजिए 6 डिग्री चैनल का मतलब है कि इसके उत्तर में ग्रेट निकोबार और दक्षिण में सुमात्रा इंडोनेशिया है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ 7 सिस्टर्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि 7 सिस्टर्स में से अगर आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन नहीं है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 7 सिस्टर में मेघालय हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये 7 सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। अब देखिए कुछ समय से जो सिक्किम है, इसको भी 7 सिस्टर में जोड़ने की मांग हो रही है, क्योंकि इनका जो भौगोलिक स्थिति है इसके समान है। तो देखिए आज हमारा प्रथम अध्याय खत्म होता है, भारत का विस्तार। आने वाले लेक्चर में हम भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे हिमालय से। तो हमारे लेक्चर में बने रहिए और हमारे वीडियो के लिए हमारे प्लेलिस्ट को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।